ये फोन मैंने 3 दिन पहले चार्ज करा था और 3 दिन में एज अ प्राइमरी डिवाइस यूज करने के बाद भी मैं इसे केवल 4 घंटे तक ही यूज कर पाया। ये फोन इतना बोरिंग है। ये है नथिंग फोन 2 और ओवर प्राइस चिल्लाने के अलावा इसमें 50 और चीजें हैं बात करने के लिए और उनमें से एक ने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी है। तो चलो फिर शुरू करते हैं पिछले 40 दिनों में 3 सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद का फुल एक्सपीरियंस। चाहे कंटेंट देखना हो, गेम खेलना हो, दिन हो या रात, डिस्प्ले से आपको 1% की शिकायत नहीं होगी। ब्राइटनेस को छोड़कर ये डिस्प्ले एक फ्लैगशिप डिस्प्ले है। ब्राइटनेस कम नहीं है, धूप में आपके सारे काम हो जाएंगे, लेकिन जो ये लोग 1600 निट्स का प्रॉमिस कर रहे हैं ना, वो मुझे फील नहीं हुआ। ये डिस्प्ले HDR को सपोर्ट करती है, लेकिन करना ना करना एक जैसा ही है, क्योंकि अभी केवल YouTube पर सपोर्ट है, Netflix प्राइम पर नहीं है और YouTube पर भी जो है वो पता नहीं कैसा है। जैसे अगर आप YouTube पर HDR कंटेंट चलाते हो तो कंटेंट हमारा पूरा ब्राइट हो जाता है, बाकी की स्क्रीन नॉर्मल रहती है, लेकिन नथिंग के केस में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कुछ मिली सेकेंड्स के लिए। जैसे अगर आप ध्यान दोगे तो मैं वीडियो को फुल स्क्रीन से नॉर्मल या नॉर्मल से फुल स्क्रीन पर लेकर जा रहा हूँ तो मिली सेकेंड्स के लिए स्क्रीन ब्राइट हो रही है। तो एक्चुअली में HDR कंटेंट चलते टाइम उतनी ब्राइट होनी चाहिए। तो ये है एक्चुअल HDR वाली ब्राइटनेस जो अभी के लिए काम नहीं कर रही। अब मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं HDR कंटेंट नहीं देखता हूँ, लेकिन जो लोग देखते हैं उन्हें ये बात पता होनी चाहिए। इसके अलावा डिस्प्ले बहुत प्यारी है, लेकिन जो चीज बिल्कुल प्यारी नहीं है वो है इसका इन हैंड फील। इस फोन को पकड़ने में और इस चीज को पकड़ने में एक जैसा डर लगता है। इसके 2 रीजंस हैं। पहला तो फोन 2 फोन 1 की तरह ही चौड़ा है। दूसरा, इसके साइज को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। इसीलिए मेरा पर्सनल सजेशन है, फोन ऑर्डर करने से पहले आप इसका केस ऑर्डर कर लेना। वैसे शायद नथिंग को भी पता चल गया था कि फोन थोड़ा सा चौड़ा है, तो इन हैंड फील को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने पीछे कर्व दे दिया ताकि फोन थोड़ा कंफर्टेबल फील हो, लेकिन वो होता बिल्कुल भी नहीं। मगर मजे की बात ये है कि जितने भी लोगों ने इस फोन को अपने हाथ में लिया, किसी ने नहीं कहा कि ये फोन चौड़ा है, जस्ट बिकॉज ऑफ these lights। इसकी वजह से लोगों का ध्यान इसके फिजिकल फॉर्म फैक्टर पर जाता ही नहीं है। और इन लाइट्स के साथ जो नथिंग ने अपने OS को इंटीग्रेट करा है, उसने तो गेम ही चेंज कर दिया। और इसीलिए पिछले 40 दिनों में इसे यूज करने के बाद नथिंग OS 2.0 मेरा फेवरेट UI बन चुका है। स्मूथनेस के मामले में मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि ये इजीली S23 अल्ट्रा तक को कम्पीट कर सकता है। और ये बात साबित तब हो जाती है जब एक iPhone 13 Pro यूजर पहली बार इस फोन को यूज करने के बाद ये कहता है, भाई हकीकत में बहुत स्मूथ फोन है। तो आईफोन का 60 हर्ट्ज से ज्यादा फील होता है। तो सोचो, जो बंदा डेली अपनी लाइफ में आईफोन लेवल का 120 हर्ट्ज यूज कर रहा है, वो जब ये कह दे कि भाई फोन स्मूथ है, तो इसका मतलब एक्चुअली में फोन बहुत ज्यादा स्मूथ। जब से मैं इसे यूज कर रहा हूँ, किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी एनिमेशन में मुझे कोई भी जिटर देखने को नहीं मिला, नॉट इवन वंस। हाँ, पिछले अपडेट में मैं सेटिंग के अंदर कुछ सर्च करता था तो फोन हैंग हो जाता था, लेकिन अभी वो ठीक हो चुका है। इसकी स्मूथनेस मेरा फेवरेट पार्ट नहीं है। ये मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि नथिंग OS 2.0 इस फोन को निहायती बोरिंग बना देता है। इतना बोरिंग कि 2 दिन 3 दिन तक मैं फोन को चार्ज ही नहीं करता, क्योंकि मैं फोन को इतना अभी यूज ही नहीं करता। और ये चीज सिर्फ सॉफ्टवेयर की मदद से नहीं हुई है। यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाकर तसल्ली से बैठकर ये सोचा गया है कि क्या चीज कैसे दी जाए ताकि लोग अपने फोन को कंट्रोल कर सके, ना कि उनका फोन उनको कंट्रोल करे। समझाता हूँ कैसे। सबसे पहला, इसेंशियल नोटिफिकेशन। मैं अपने सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए ये लाइट असाइन कर सकता हूँ। तो जब भी उन पर्टिकुलर एप्स में से कोई नोटिफिकेशन आएगी तो ये लाइट जल जाएगी। इवन व्हाट्सएप में तो मैं पर्टिकुलर एक कॉन्टैक्ट के लिए इस लाइट को असाइन कर सकता हूँ। और सिर्फ इस एक सिंगल फीचर की वजह से मैंने पिछले 2 महीने में बिना फोन को बार बार चेक करे अपने एक भी इंपॉर्टेंट मैसेज या किसी भी ईमेल कॉल को मिस नहीं किया है। बस यही काम अगर कॉन्टैक्ट्स और ईमेल्स में हो जाए ना, मतलब एक पर्टिकुलर बंदे के कॉल आने पर ही ये लाइट जले, तब तो ये गेम चेंजिंग हो जाएगा। और अगर चलो माना किसी वजह से मुझे अपना फोन यूज भी करना पड़ जाता है, तो जब मैं अपना काम करने के बाद इस मोनोक्रोम और बोरिंग सी होम स्क्रीन पर आता हूँ, तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं है जो मुझे अपने आप को खोलने के लिए इन्वाइट करे। और इसीलिए सेम चीज मैंने अपने आईफोन में कर रखी है। 3 बार बटन प्रेस करते ही ये फोन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। हाँ, बस इसमें इंप्लीमेंटेशन थोड़ी ज्यादा बेटर है। अब इसेंशियल नोटिफिकेशन और मोनोक्रोम स्क्रीन, ये दोनों चीज मुझे फोन यूज करने से रोकती है, लेकिन जिस चीज ने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी है वो है ये ग्लिफ टाइमर। एक बार टाइमर लगाने के बाद मुझे क्लियर हो जाता है कि जब तक ये लाइट बंद नहीं होती तब तक मुझे इस काम के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करना है। किसी की कॉल आ रही है, लाइट खत्म होने के बाद, दोस्त बुला रहा है, लाइट खत्म होने के बाद, कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ गई है, इस लाइट के खत्म होने के बाद। स्टार्टिंग में ये बिल्कुल गेम की तरह फील हो रहा था और धीरे धीरे करके ऐसे ही गेम खेलते हुए मेरा कंसंट्रेशन और फोकस वापस आ गया। बस इसकी दिक्कत यह है कि जब भी मुझे इसे ऑन करना है तो मुझे इसे उल्टा करके किसी परफेक्टली हॉरिजॉन्टल स्पेस पर रखना होगा, वरना ये ऑन नहीं होगा। तो मेरा सजेशन यही है कि बटन दबाते ही ये ऑन हो जाना चाहिए।
हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा। और फोर्थ रीजन जिसकी वजह से ये मेरा फेवरेट है वो है ये टॉगल्स। हर फोन में 2 स्वाइप्स लगते हैं इन टॉगल्स को बुलाने के लिए, लेकिन यहाँ पर आप इसे अपनी होम स्क्रीन पर ही रख सकते हो, जिससे आपका हर बार का 2-3 स्वाइप बच जाएगा। और ये कितनी कन्वीनियंट चीज है ये आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप पर्सनली ऐसा कुछ यूज नहीं करोगे। और तो और मैं इसको केवल होम स्क्रीन पे नहीं, लॉक स्क्रीन पे भी रख सकता हूँ, जिससे छोटी छोटी चीजें मैं बिना फोन को अनलॉक करे भी कर सकता हूँ। जैसे ये ग्लिफ टाइमर मैं बिना फोन को अनलॉक करे यहीं से चालू कर सकता हूँ। बस यहाँ नथिंग की टीम के लिए एक सजेशन है, आपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर भी ये टॉगल्स दे रखे हैं, वो मुझे दिख रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें देख के करूँ क्या? अगर मुझे किसी को क्लिक करना है तो मुझे वहां पर 2 टैब तो तब भी लग रहे हैं। तो या तो विजिट्स दो, ये टॉगल्स मत दो, और दे रहे हो तो ऐसा दो कि एक बार क्लिक करते ही वो वहीं से ऑन हो जाए। तो ये पूरा फोन बनाया ही ऐसे गया है ताकि आपके फोन यूसेज को कम से कम किया जा सके। अब इतना प्रोडक्टिविटी वाला भाषण सुनने के बाद अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई इतना कौन ही करता है, ये तो बहुत ज्यादा बोल रहे हो, तो देखो दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। पहला, जो इस इंसान को एक ऐसा मोटा आदमी समझता है जो यूट्यूब पर आता है, 2-4 बातों पर हंसता है और चला जाता है। दूसरे वो हैं जिन्हें पता है कि ये एक कमाल का राइटर, डायरेक्टर, स्टोरी टेलर, इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर, एक्टर और प्रोड्यूसर होने के साथ साथ वो इतना टाइम निकाल लेता है कि एक नहीं 4 यूट्यूब चैनल्स को हैंडल कर ले। तो इन दोनों तरह के लोगों में से एक तरह के लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि फोन को काम की जगह काम के लिए यूज करने से क्या क्या किया जा सकता है। परफॉर्मेंस की बात चल रही है तो इसके परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं। इसमें स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 लगा है जो कि अंडरक्लॉक्ड है, लेकिन नथिंग ने उसे ऐसे ऑप्टिमाइज करा है कि वो फुल स्पीड वाले वर्जन से भी ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। जैसे OnePlus 11R के अंदर फुल 3.2 GHz वाला स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 है, नथिंग के अंदर 3.0 GHz वाला है। लेकिन फिर भी अगर आप यूट्यूब पर OnePlus 11R और नथिंग फोन 2 का स्पीड टेस्ट देखोगे तो वहां मेजोरिटी में नथिंग जीत रहा है। तो परफॉर्मेंस के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐप्स खोलने से लेकर ऐप चलाने तक सब कुछ बहुत स्नैपी फील होता है। BGMI खेलना हो या गेंशिन इम्पैक्ट, आपको कमी फील नहीं हो। फोन में केवल 4700 mAh की बैटरी मिलती है। केवल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस प्राइस में जनरली 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, लेकिन ये फोन उन 5000 mAh की बैटरी वालों से ज्यादा अच्छा चलता है। मैं इसे पर्सनल फोन की तरह यूज कर रहा हूँ, तो अभी तो स्क्रीन ऑन टाइम कम है, लेकिन जब मैं बैटरी टेस्ट कर रहा था तो वहां पर हर बार मुझे 6.5 घंटे से ऊपर का ही स्क्रीन ऑन टाइम मिला। इवन मैंने जब इन 785 लाइट्स को भरकर यूज करा है, अगर मैं इन्हें बंद कर दूं तब तो ये 20 से 25 मिनट का SOT और दे देंगी। सो दिस इज ऑलमोस्ट अ परफेक्ट स्मार्टफोन फॉर मी। ऑलमोस्ट, नॉट परफेक्ट, क्योंकि उन 50 बातों में से कुछ बातें इसकी अच्छी नहीं भी हैं। देखो सीधी सी बात है, ये फोन मैं ये सोच कर लूंगा कि मुझे यहाँ पर केवल हार्डवेयर नहीं मिल रहा, वो मुझे 35,000 रुपए के अंदर भी मिल रहा है। ये फोन मैं सिर्फ इसके एक्सपीरियंस की वजह से लूंगा। और आप दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट ले लो, जो आपको एक्सपीरियंस बेचता है वो आपसे थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज भी करता है। और नथिंग की भी यही स्ट्रेटेजी है। ये उन यूजर्स को टारगेट ही नहीं कर रहे जिनको एक अच्छे दाम पर अच्छा हार्डवेयर चाहिए। इनका टारगेट यूजर वो है जो अच्छे दाम पर अच्छा एक्सपीरियंस चाहता हो। लेकिन अभी भी इन 86% लोगों को ये प्रोडक्ट उतना सेटिस्फाई नहीं कर सकता। एंड आई अंडरस्टैंड, कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कंप्लेंट भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज के टाइम में इस फोन से किन चीजों पर उम्मीद नहीं लगानी है। सबसे पहले तो कैमरा। कैमरा अच्छा है और पिछले 3 अपडेट से बेटर ही हुआ है, लेकिन इतना भी बेटर नहीं हो पाया है कि मैं उसे सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट कह सकूं। इसमें सबसे बड़ी जो कमी है वो है इसकी कंसिस्टेंसी। जब मैंने इसे बहुत सारे कलर्स दिखाए तो इसका मेन और अल्ट्रा वाइड कैमरा ये भूल गए कि ये दोनों एक ही फोन में लगे हुए हैं। इन दोनों के रंग बिल्कुल ही अलग जा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद कलर्स ठीक हो गए हों, फोटोज भी वैसी ही आई थी जैसी हमें कैमरे पर दिख रही थी। लेकिन फिर सेम लाइटिंग के अंदर मैं दूसरी जगह गया, वहां पर सब कुछ ठीक है। अब ये दोनों फोटो देखो, दोनों एक के बाद एक खींची गई। एक के अंदर सब कुछ सही है, लेकिन एक के अंदर शेडोज बिल्कुल खत्म कर दिए। पोर्ट्रेट मोड में भी कुछ फोटोज में शेडोज ठीक है, कुछ फोटोज में बिल्कुल खत्म कर दिए हैं। इंडोर्स में कभी कभी ये ऑयल पेंटिंग इफेक्ट डाल देता है, जैसे इस फोटो के देखो, यहाँ पर जो हाईलाइट और शेडो वाला पार्ट है उसके बीच में जो ट्रांजिशन होना चाहिए वो स्मूथ नहीं है। वो दिख रहा है कि हाँ ये दोनों अलग अलग। कभी कभी ये सेम चीज आउटडोर फोटोज में भी हो जाती है। 10 में से 8 बार ये ऐसी फोटोज लेगा और सेम लाइटिंग, सेम सारी कंडीशंस के अंदर 1-2 फोटो ऐसी भी ले लेगा। प्लस HDR न पहले अच्छा था न अब तक अच्छा हो पाया। एक फोटो में लाइट बिल्कुल ब्लोन आउट हो जाती है, एक फोटो में वो इतनी ज्यादा क्रश कर देता है कि साफ साफ दिखने लगता है कि हाँ लाइट को आर्टिफिशियली कम करा गया है। इसका अल्ट्रा वाइड सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, जो कि फील बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जो एक्स्ट्रा डिटेल्स आनी चाहिए थी वो निकल के नहीं आती। नाइट शॉट सरप्राइजिंगली बहुत अच्छे आते हैं। इस फोटो में देखो लाइट्स को बहुत अच्छे से मैनेज करा है। कई फोन्स नाइट मोड के अंदर ऐसी फोटो ले लेते हैं कि वो रात को दिन बना देते हैं। भाई रात की फोटो में फील भी आनी चाहिए कि वो रात में खींची गई है। ये फोटो अच्छी खासी लो लाइट में ली गई है, लेकिन आप गाड़ी के अंदर डिटेल्स देख सकते हो पूरी है। डार्क साइड के अंदर आप देख सकते हो नॉइज वगैरह बिल्कुल नहीं है। इवन जो बोर्ड के अंदर लेटर्स लिखे हुए हैं लाइट के साथ वो भी प्रॉपर अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। तो नाइट मोड मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। और सेम चीज मैं फ्रंट कैमरा के लिए भी कह सकता हूँ। जब से फोन आया है आज तक
फ्रंट कैमरा से मुझे एक भी शिकायत नहीं आई और इवन मुझे तो ये लगता है कि HDR को फ्रंट कैमरा ज्यादा अच्छा मैनेज करता है इन कंपैरिजन टू बैक कैमरा। हाँ, कभी कभी इंडोर में आर्टिफिशियल लाइटिंग में स्किन को स्मूथ कर देता है, लेकिन जैसे ही इसको प्रॉपर लाइट मिलती है डिटेल्स वो वापस लाके दे देता है। और हाँ, अभी 2-3 महीने और लगेंगे इस फोन को अपनी बेस्ट फोटोज लेने में, लेकिन अभी भी ये बहुत बुरी फोटोज नहीं लेता, याद रख। फोटो की तरह ये वीडियोस भी थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी ही लेता है, जो कभी कभी अच्छी लग सकती हैं, कभी कभी नहीं लगती। और फिर से मैं कहना चाहूंगा, याद रखना, इनकंसिस्टेंट होने में और बुरे होने में फर्क है। जैसे इसे देखो, अगर मैं किसी रैंडम बंदे को ये फोटो दिखाता हूँ तो वो ये कह ही नहीं सकता कि ये फोटो एक फोन से ली गई है या फिर DSLR से। ब्लर, कलर, स्किन टोन या फिर एज डिटेक्शन, सब कुछ बिल्कुल स्पॉट ऑन। और ये भी नहीं है कि मैंने इनसे कहा था पोस्ट करो, ये अपना काम कर रहे थे, मैंने रैंडमली क्लिक कर ली फोटो। वैसे अगर आप जानते हो कि ये भाई कौन है तो नीचे कॉमेंट करके बताना। खैर, अगली चीज जो इस फोन के एक्सपीरियंस को और बेटर कर सकती थी वो है इसके हैप्टिक्स। हैप्टिक क्वालिटी से मुझे इतनी दिक्कत नहीं है, उसके इम्प्लीमेंटेशन से। जब से मैं इसे यूज कर रहा हूँ मुझे केवल टाइप करने पे और फोन आने पर ही ऐसा लगता है कि इसके अंदर वाइब्रेशन होता है, वरना कहीं नहीं होता। चाहे मुझे वॉल्यूम बढ़ानी घटानी हो, ब्राइटनेस बढ़ानी घटानी हो, कैमरा के मोड्स चेंज करना हो या इन टॉगल्स को ही ऑन ऑफ करना हो, कहीं पर भी फीडबैक नहीं आता। अब लास्ट में छोटी छोटी बातें कुछ और कर लेते हैं। जैसे फोन पर्पसफुली बोरिंग है, माना, लेकिन जब मैं चाहता हूँ कि ये इंटरेस्टिंग बने तब भी इसमें बहुत कुछ है नहीं करने को। लाइक दूसरे एंड्रॉइड फोन्स में मैं फिंगरप्रिंट सेंसर के एनिमेशन को कंट्रोल कर सकता हूँ, चार्जिंग एनिमेशन कंट्रोल हो सकता है, कैमरा के अंदर 50,000 फिल्टर्स आ सकते हैं, और सैमसंग के महंगे फोन के अंदर अगर मैं गुड लॉक ऐप डाउनलोड कर लेता हूँ तो उनके अंदर अलग सुपर पावर आ जाती है। तो वो सब इस फोन के अंदर नहीं हो पाता, जो मेरे लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि जितना मेरा फोन कम इंटरेस्टिंग होगा मैं अपनी रियल लाइफ को उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना पाऊंगा। लेकिन जिन लोगों की दुनिया ही उनका फोन है, उसके लिए ये चीज डील ब्रेकर हो सकती है। इसके अलावा जब फोन में अटेंशन टू डिटेल पर इतना ध्यान दिया गया है कि आपने अपनी केबल को भी ट्रांसपेरेंट कर दिया है, तो फिंगरप्रिंट की पोजीशन को भी थोड़ा ठीक कर लेते। क्योंकि अगर इसी प्राइस रेंज के गूगल पिक्सल 7a का कोई भी रिव्यू आप उठा के देख लो, हर किसी ने कहा है कि उसके फिंगरप्रिंट की पोजीशन बहुत अच्छी है। तो एक तो आपने फोन इतना थोड़ा चौड़ा सा बना दिया है, तो वहां पर एक्सपीरियंस को ही बेटर करने के लिए फिंगरप्रिंट की पोजीशन अच्छी करी जा सकती थी। स्पीकर्स भी अच्छे हैं, बुरे नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो लोग आईफोन से कंपेयर करके इसके स्पीकर को जज कर रहे हैं, जो कि गलत बात है। इस प्राइस में स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं। और फोन 2 में इस बार LTPO पैनल का यूज करा है, जो 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब मैंने फोन को अनबॉक्स करके यूज करना शुरू करा था उस टाइम पर ये 1 हर्ट्ज तक जाता था, लेकिन दूसरे अपडेट के बाद से ही ये बहुत ही रेयर चांसेस है जब ये 1 हर्ट्ज या 10 हर्ट्ज पर गया हो। अब बात रही प्राइसिंग की, तो देखो, सबसे पहला तो ये इंडिया स्पेसिफिक फोन नहीं है, ये ग्लोबली बिकेगा, इवन US तक में बिकेगा। तो ऑब्वियसली ये इंडियन ऑडियंस को टारगेट करके फोन नहीं बनाएंगे। इंडियन ऑडियंस क्या है? जिन्हें अच्छे प्राइस के अंदर अच्छा हार्डवेयर चाहिए। वो काम दूसरे फोन इससे बेटर करके देंगे। ये आपको बस अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा प्रोडक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, तो भी अगर आप ये फोन लेना चाहते हो तो लेने के बाद आप रिग्रेट नहीं करोगे कि मैंने क्या फोन ले लिया। बाकी ऑनर इंडिया में वापस आ चुका है, लेकिन ये वो ऑनर नहीं है जो हमें छोड़ कर गया था। फुल स्टोरी जाननी है तो वो ये रही।